वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं राजा दुर्गा प्रसाद, नेशनल हेड फोरक्लोजर कंपनी से। मैं अपना मास्टर्स डिग्री आईआईटी खड़गपुर से किया है और मैं अलुमिनी हूँ आईआईटी खड़गपुर से। मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और मैं हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु भाषाएं जानता हूँ और बात कर सकता हूँ। और मैं अपने टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हमारे साथ है मिस्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली और लखनऊ देखते हैं। उनका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन कॉमर्स। शैलेंद्र को 20 साल का एक्सपीरियंस है और उनके साथ में मिस्टर वसीम अब्दुल्ला है, जयपुर से। उनका क्वालिफिकेशन बीकॉम, एमकॉम और एमबीए किए। मिस्टर वसीम अब्दुल्ला को 12 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और हमारे साथ विकास केटले है, वो इंदौर मध्य प्रदेश से, और वो ग्रेजुएशन इन बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किए है। उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ मिस्टर आदर्श सिंह है, वो ग्रेजुएशन इन बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किए और उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एडवाइजर्स का टीम भी अवेलेबल है जो हमें सपोर्ट करता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कंपनी को आपको परिचय करना चाहता हूँ। हमारा कंपनी है foreclosureindia.com। हमारा कंपनी 2009 में एस्टैब्लिश हुआ है और हमारा हेड ऑफिस हैदराबाद मैत्रीवनम अमीरपेट में है। हमारा कंपनी 3 डिवीजन में काम करता है। एक foreclosureindia.com जो ई पब्लिसिटी करता है, मतलब जो बैंक के नीलामी के प्रॉपर्टी होते हैं, जो पैन इंडिया, इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज में जो पब्लिश होता है, उनका डाटा इकट्ठा करता है। हर एक न्यूज़पेपर वेरीफाई करते हैं, फिर वो हमारे वेबसाइट में जो दिया गया फॉर्मेट में उसे अपलोड किया जाता है। और आप फोरक्लोजर इंडिया वेबसाइट के माध्यम से आप पैन इंडिया में कहाँ का भी प्रॉपर्टी आप सर्च कर सकते हो, आपके रिजर्व प्राइस के हिसाब से, जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो और आपके बजट के हिसाब से। और दूसरा है हमारा BankAuctions.in। BankAuction.in के माध्यम से हम ई ऑक्शन का सर्विस करते हैं। जैसा कि जो बैंक के नीलामी के प्रॉपर्टीज आते हैं, तो बैंक वो प्रॉपर्टीज जैसा सेल नोटिस पब्लिश करता है, तो उसका पूरा ऑक्शन प्रोसेस पूरा BankAuctions.in के माध्यम से होता है। और हम रिकवरी ऑफ एनपीएस माने कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कि जो जो भी बैंक नीलामी के प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उनका सेल का भी हम काम करते हैं। ये हमारे foreclosureindia.com के कुछ आंकड़े हैं। अगर आप देखे चाहे तो 57,000 के ऑप्शंस हम कंडक्ट किए और हमारा पैन इंडिया प्रेजेंस है। हमारे पास 32 वेल ट्रेन्ड टीम मेंबर्स है और हम अभी तक पूरा इंडिया में 150 प्लस लोकेशन में कैटर कर चुके, काम कर चुके। और हमारे साथ 45 प्लस बैंक्स, एनबीएफसीज एंड लिक्विडेटर्स जो हमारे सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। और हमारा एक्सपीरियंस्ड सपोर्ट टीम है पूरा पैन इंडिया में। हमारा हेड ऑफिस में बैकएंड टीम है और पूरा पैन इंडिया में हमारा सपोर्ट टीम अवेलेबल है। ये कुछ हमारे BankAuctions.in के परफॉर्मेंस के आंकड़े पिछले 11 साल के। तो आप 2013 से 2014 तक देख सकते हो कि सालाना साल हम जो ऑक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। माने कि बैंक को हमारे ऊपर पूरा भरोसा है कि जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो एक कंप्लीटली प्रोफेशनल डेडिकेटेड काम करता है हमारा टीम बैंक नीलामी प्रॉपर्टी के लिए।
और ये हमारा पैन इंडिया का टीम है। मैं सभी को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जैसा कि नई दिल्ली से मिस्टर उत्कर्ष आदर्श है, तो वो पूरा ऑपरेशंस वहां से देखते हैं। और हमारे पास मिस्टर वसीम अब्दुल्ला है, जयपुर और राजस्थान और पंजाब देखते हैं। और हमारे पास मिस्टर विकास केटले है, वो इंदौर से ऑपरेट करते हैं और वो मध्य प्रदेश और गुजरात देखते हैं। और हमारे पास महाराष्ट्र से मिस्टर नितेश पवार और अजीत कुमार दास है, जो बॉम्बे से मुंबई से ऑपरेट करते हैं। और हमारे पास कर्नाटका बेंगलुरु से मिस्टर एम श्रीनिवासलू है, और तमिलनाडु से मिस्टर जयेश्वर और दिनेश है, और आंध्र प्रदेश से मिस्टर सुब्रमण्यम है, और ओडिशा से मिस्टर बापी प्रधान और भुवनेश्वर से ऑपरेट करते हैं। और वेस्ट बंगाल से मिस्टर आदर्श सिंह है, वो कोलकाता से ऑपरेट करते हैं। और मैं CH राजा दुर्गा प्रसाद, मैं हैदराबाद से ऑपरेट करता हूँ। पूरा पैन इंडिया का देखता हूँ मैं। So if someone buys bank auction properties, they do not have to pay any commission to us. मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी बैंक नीलामी के प्रॉपर्टीज हमारे माध्यम से खरीदते हो, हमें आपको कोई कमीशन देने का जरूरी नहीं है। मैं आपको और एक बार दोहराता हूं, जो भी बैंक नीलामी प्रॉपर्टीज हमारे माध्यम से आप खरीदते हो, हमें कोई कमीशन देने का जरूरी नहीं है। We have provided 1 month free access to foreclosureindia.com site who are registered for this webinar. If you are premium member, we have given 1 month additional access कि जो भी मतलब हमारे इस वेबिनार को रजिस्टर किए, हम हमारे foreclosureindia.com वेबसाइट में 1 महीने का फ्री एक्सेस दिया है। और जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर है, उनको और 1 महीने का एडिशनल एक्सेस, माने कि 2 महीने का एडिशनल एक्सेस दिया है। तो इस एक्सेस देने का मुख्य कारण है कि आप हमारे foreclosureindia.com वेबसाइट में जा सकते हो, और जो भी आपका प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट रहेगा, आपका बजट रहेगा, पूरा पैन इंडिया में आप सर्च कर सकते हो। और जो भी प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करते हो, हमारा टीम को कॉल कर सकते हैं। आप कुछ क्वेरी से आप हमारे टीम को आप पूछ सकते हो। सो व्हाट वन कैन बाई इन बैंक ऑप्शंस, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने चैट बॉक्स में टाइप करिए व्हाट वन कैन बाई इन बैंक ऑप्शंस। वाह, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं चैट बॉक्स में। जैसा कि हम देख सकते हैं कि नीरज जैन जी प्लॉट्स हाउसेस, वीके जी बोलते हैं कि प्लॉट्स हाउसेस, और सिद्धार्थ शर्मा जी बोलते हैं कमर्शियल। राजेश राजेश जी बताते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज। चिन्मय बेले जी बोलते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। आदर्श सिंह बोलते हैं फ्लैट्स। अंकेश जी बोलते हैं हाउसेस। और हमें मैसेज आया कि फोटो प्लॉट फ्लैट। नितेश जी बोलते हैं प्लॉट। दिनेश जी बोलते हैं प्लॉट फ्लैट कार मशीनरी। वीके जी बोलते हैं विल्ला। अरुण कुमार जी बोलते हैं प्रॉपर्टीज। राजेश जैन जी बोलते हैं प्लॉट्स ओपन लैंड। यस, सभी लोग सही है। और हमें कंटिन्यूअसली मैसेज आते जा रहे हैं। तो मतलब मैं आगे आपको बताता हूँ कि मतलब और हम बैंक ऑप्शन के माध्यम से कौन से प्रॉपर्टीज हम खरीद सकते हैं। तो व्हाट वन कैन बाय इन बैंक ऑप्शंस इज, आप फ्लैट्स खरीद सकते हो, हाउसेस, ओपन प्लॉट्स, विलास, शॉप्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, प्लांट एंड मशीनरी, स्क्रैप, गोल्ड, शिप्स एंड सबमराइन
कि ऐसे प्रॉपर्टीज आप बैंक ऑक्शन के माध्यम से आप खरीद सकते हो। और मैं अभी कुछ आपको एडवांटेजेस बताना चाहता हूं कि एडवांटेजेस ऑफ बाइंग प्रॉपर्टीज थ्रू बैंक ऑक्शंस की। पहला एडवांटेज है प्राइस एडवांटेज। बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज आर अप्रोक्सीमेटली 25% लेसर देन मार्केट प्राइस। माने कि अगर सोचो आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हो नई दिल्ली में, तो अगर सोचो कि नॉर्मली वो प्राइवेटरी का वो प्रॉपर्टी का कॉस्ट सोचो 50 लाख है, तो वही प्रॉपर्टी उसी लोकेलिटी में बैंक ऑक्शन के माध्यम से अगर आप खरीदना चाहते हो, उसका रिजर्व प्राइस लगेगा लगभग लगभग 40 लाख। माने कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आप अगर आपके पास 25 लाख का अमाउंट आपके पास है, तो आपको 25 लाख का लोन लेना पड़ता है। माने कि अगर सोचो 25 लाख अगर आप ईएमआई के रूप में 20,000 हर एक महीना चुकाते हो, तो आपको वो 25 लाख आपको ईएमआई पूरा करने में 15 साल का वक्त लगता है। उसी तरह अगर हम बैंक ऑक्शन में देखे, नीलामी के प्रॉपर्टी देखे, जो उसका रिजर्व प्राइस 40 लाख है और आपके पास 25 लाख का अमाउंट है, तो आपको 15 लाख का आपको ईएमआई लेना पड़ेगा। तो जैसा कि अगर आप उसी 20,000 आप हर एक महीना ईएमआई भर के चुकाते हो बैंक को, तो उस लोन आपको 7 साल में खत्म होगा। माने कि जो प्राइवेट और बैंक नीलामी प्रॉपर्टी के अंतर है, अगर आप ईएमआई लेते हो तो आप 7 साल में खत्म करते हो और आपको कोई टेंशन नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता कि उस प्रॉपर्टी को मतलब आप जल्दी ओन सकते हो। और दूसरा एडवांटेज है कि लीगली सेफ। सो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस approve loans after verification of all the legal aspects. Bank auctions are legally safe and fall under SARFAESI Act and DRT Act. मतलब जब कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कस्टमर को लोन देता है, तो उससे पहले वो दो चीजें करता है। एक है वो लीगल वेरिफिकेशन करता है और टेक्निकल वेरिफिकेशन करता है। लीगल वेरिफिकेशन माने कि बैंक उस प्रॉपर्टी का सेल सर्टिफिकेट, सेल डीड, टाइटल डीड, एनओसी डॉक्यूमेंट्स होता है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, सबका वो एग्जामिन करता है, हर एक कागज का एग्जामिन करता है और उसके बाद में वो एक डिसीजन लेता है। उसी तरह वो टेक्निकल वेरिफिकेशन करते हैं कि मतलब फिजिकली उनका टीम प्रॉपर्टी पे जाता है, प्रॉपर्टी विजिट करता है कि मतलब वो प्रॉपर्टी कितना गज का है और कितना एसएफटी में बनाया गया, उसका क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी क्या है और उस प्रॉपर्टी का मार्केट का वैल्यू कितना है। तो जैसा कि वो लीगल वेरिफिकेशन का एग्जामिन करते हैं, टेक्निकल वेरिफिकेशन का एग्जामिन करते हैं, उसके बाद में वो निर्णय लेते हैं कि उस प्रॉपर्टी का कितना अप्रूवल दे सकते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर के एलिजिबिलिटी के हिसाब से बैंक एक अमाउंट अप्रूवल देता है और उनको अप्रूवल सैंक्शन करता है। तो जो ये बैंक ये प्रोसेस फॉलो करता है, तो हर एक कागज चेक करता है और प्रॉपर्टी का भी टेक्निकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये जो बैंक नीलामी के प्रॉपर्टीज है वो लीगली सेफ होते हैं और आप कोई टेंशन बिना आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। दूसरा फायदा है क्रेडिबिलिटी ऑफ सेलर। You are buying from bank and financial institution which is authorized by Government of India to sell such properties. माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल रहा है कि आप जो भी बैंक नीलामी के प्रॉपर्टीज है, आप बिना कोई टेंशन आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। और ये बैंक के नीलामी के प्रॉपर्टीज होते हैं, इसमें डबल रजिस्ट्रेशन का कोई टेंशन भी नहीं रहता है। और दूसरा फायदा है टाइम फ्रेम। तो एंटायर ट्रांजैक्शन विल बी ओवर इन लेस देन 2 months पीरियड, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड इन 1 month। मतलब कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
सेल नोटिस रिलीज करता है, तो जैसा कि आज सेल नोटिस रिलीज किया है, तो उसको बिड फॉर्म सबमिट करने में और ऑक्शन कंडक्ट करने में 1 महीने का वक्त रहता है। तो उसके बाद में अगर सोचो कि आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आया, तो आप उस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके बिड सबमिट करते हो। उसके बाद में आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बिडर हो, तो उसके बाद में आप 25% अमाउंट पे करते हो, और बैंक आपको 15 से 30 दिन का वक्त देता है बाकी 75% अमाउंट जमा करने के लिए। तो ये पूरा जो सेल नोटिस रिलीज करने से और जो पूरा प्रोसेस खत्म होके रजिस्ट्रेशन होके आपके हाथ में प्रॉपर्टी हैंड ओवर होने में लगभग लगभग 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। कुछ केसेस में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, जैसा कि मतलब कुछ प्रोसेस में डिले हो सकता है, ठीक है, तो कुछ लेट भी हो सकता है। और दूसरा फायदा है कि ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन। इसका बोलने का मतलब है, अगर सोचो कि आप बैंक नीलामी के प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आपको 10% का पहले ईएमडी भरना पड़ेगा। वो आप ईएमडी बैंक के खाते में जमा करेंगे और आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद में अगर आप हाईएस्ट बिडर हो, तो आपको 15% ऑक्शन के दिन आपको भरना पड़ेगा, और उसके बाद में 15 से 20 दिन में आपको 75% अमाउंट वो जमा करने पड़ेगा। जो भी ये आप 10%, 15% और 75% अमाउंट जमा करते हो, वो बैंक के अकाउंट में उनके खाते में जमा करा जाएगा। मानिए अगर सोचो कि कोई बैंक नीलामी प्रॉपर्टी रिलीज कर रहा है, तो उनके खुद का एक बैंक अकाउंट होता है, उसी में आपको आपका अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप किसी के ब्रोकर, किसी एजेंसी और किसी बैंक एम्प्लॉय के हाथ में कोई कुछ अमाउंट या कुछ कैश देने का कोई जरूरी नहीं है। तो आप पूरा अमाउंट बैंक के खाते में ही जमा करते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा 100% ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन होता है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने का, चिंता लेने का कोई जरूरी नहीं है। और मैं आप सबको गुजारिश करता हूं कि हु आर कंडक्टिंग दिस ऑक्शंस इन इंडिया, सो आपके चैट बॉक्स में टाइप करिए हु आर कंडक्टिंग दिस ऑक्शंस इन इंडिया। हमें नीरज जी का मैसेज आया कि बैंक्स, दीपक जी बोलते हैं बैंक्स, डीआरटी, एआरसी और एनबीएफसी प्राइवेट लिमिटेड, पीएसयूज, डीआरटी, कविता जी बोलते हैं बैंकर्स, और दिनेश जी बोलते हैं बैंक्स, राजेश जी बोलते हैं अथराइज्ड एजेंसी, प्रवेश जी बोलते हैं सर्वासी बैंक बैंकर्स, कपिल जी बोलते हैं बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग लोन कंपनीज। वाईपी राव जी बोलते हैं पीएसयू, नितेश जी बोलते हैं एनबीएफसी। सो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ वो आपका मैसेज चैट बॉक्स में डालने के लिए, और मैं आपको थोड़ा क्लियरली समझाता हूँ कि हु आर कंडक्टिंग दिस ऑक्शन इन इंडिया। तो हु आर कंडक्टिंग दिस ऑक्शंस इन इंडिया, हमारे पास पूरा 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक,
ऐसे पीएनबी नेशनल बैंक्स है, जो 12 है वो इस ऑक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं। और हमारे पास 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जैसा कि एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है। और हमारे पास 39 डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, और रीजनल रूरल बैंक्स है 43, फॉरेन बैंक्स है इन इंडिया 46, और हमारे पास हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 96 है, जैसा कि एलआईसी है, जीआईसी है, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, टाटा कैपिटल लिमिटेड है, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। और कोऑपरेटिव बैंक से स्टेट में 34, और अर्बन 1500, रूरल 6000 है। और हमारे पास लगभग 300 के ऊपर लिक्विडेटर्स है। तो ये बैंक ऑक्शन के प्रॉपर्टीज करते हैं, नीलामी करते हैं इन इंडिया में। अभी हम देखेंगे कि मतलब हाउ टू फाइंड द डिटेल्स। ठीक है, ये बैंक के नीलामी के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, हमें इसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तो ये है, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल सकता है। जैसा कि न्यूज़पेपर्स, एज पर द सरफासी एक्ट, ऑल ऑक्शन नोटिसेस must be published in two newspapers. One is in English paper and second one is in लोकल लैंग्वेज। मतलब सरफासी एक्ट के हिसाब से जो भी बैंक के नीलामी प्रॉपर्टीज होते हैं, दो न्यूज़पेपर में उसका सेल नोटिस पब्लिश किया जाता है। एक होता है इंग्लिश पेपर में, जो पैन इंडिया में पब्लिश होता है। दूसरा है लोकल हिंदी या लोकल लैंग्वेज पेपर होता है, उसमें पब्लिश किया जाता है। Consider Union Bank of India is issuing an auction notice from Lucknow, then they will publish the notice in English paper and Hindi paper. तो अगर सोचो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपना एक प्रॉपर्टी का, बैंक नीलामी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करना चाहते हैं, तो उनको एक इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर में वो अपना एड, प्रॉपर्टी का एड पब्लिश करते हैं। उसके बाद में उनके खुद के वेबसाइट होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, उस वेबसाइट में भी ये प्रॉपर्टी वो अपलोड करते हैं। उसके बाद में ई ऑक्शन, जो भी इस प्रॉपर्टी का ऑनलाइन में जो ऑक्शन करते हैं, उनके ई ऑक्शन के वेबसाइट में भी ये प्रॉपर्टी का डिटेल्स अपलोड किया जाता है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हम सोचो कि अकेले इस पूरा प्रॉपर्टीज का मतलब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हर एक पेपर देखना चाहते हैं लोकली, पैन इंडिया, लोकल लैंग्वेजेस में, तो इसमें बहुत सारा वक्त, टाइम लेता है, और इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो एग्रीगेटर वेबसाइट्स लाइक हज, मानिए कि foreclosure.india.com, we collect all the bank auction details across India and display them city-wise in searchable format by type of property, रिजर्व प्राइस, रेंज वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज। मतलब हमारा foreclosure.india.com में हमारा एक टीम है, जो पैन इंडिया और पैन इंडिया के जितने भी इंग्लिश, हिंदी और जो भी लोकल लैंग्वेज पेपर में जो प्रॉपर्टी पब्लिश होते हैं, उनको इकट्ठा करता है, और उनको एक दिए गए फॉर्मेट में, जैसा कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है, कौन से लोकेशन से है, उसका रिजर्व प्राइस कितना है, कौन सा बैंक उसको रिलीज कर रहा है, वो सब डिटेल्स के हिसाब से वो हमारे वेबसाइट में अपलोड करते हैं। तो आप आपके खुद से हमारे वेबसाइट में जाकर आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी लोकेशन के हिसाब से, बजट के हिसाब से, आप खुद वो प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो। और कुछ प्रॉपर्टी आपको पसंद आता है, हमारा टीम को आप कॉल कर सकते हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और अभी हम देखेंगे कुछ आंकड़े, ऑक्शन स्टैटिस्टिक्स फॉर लास्ट 1 ईयर। माने कि पूरा पैन इंडिया में, पूरे सब बैंकों में, जैसा कि हमने देखे थे हु आर कंडक्टिंग दिस ऑक्शंस इन इंडिया,
तो हमने एक लिस्ट देखा गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब मिलाकर 2,17,331 ऑप्शंस कंडक्ट किए। उसमें से 1,27,470 ऑप्शंस 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से कंडक्ट किया गया है, माने कि 60% लगभग लगभग। और जो बाकी बचा है 89,861 ऑप्शंस, वो 41% है ना, वो प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिक्विडेटर के माध्यम से किए गए। तो इसका बोलने का मतलब है, जो 2,17,000 प्रॉपर्टीज जो ऑक्शन कंडक्ट किए गए, उसमें खाली 20% माने कि 40,000 प्रॉपर्टीज जो है ना, वो सोल्ड हुए हैं। मतलब उसमें से भी खाली 15% प्रॉपर्टीज में खाली एक पर्सन आ रहा है, और वो रिजर्व प्राइस के ऊपर एक इंक्रीमेंटल डाल रहा है, और वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है कि if you are interested in any bank auction property, then you have 95% probability that you can buy that property at reserve price, press one incremental value only. तो अभी हम देखेंगे हाउ टू बाय और व्हाट इज द प्रोसेस। So buying properties in bank auctions is an intelligent financial decision. मैं आपको बताता हूं ये इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजन क्यों है। तो हमारे पास एक एक रजिस्टर्ड मेंबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो ये वो हैदराबाद में रहते हैं। तो उन्होंने 2021 में एक प्रॉपर्टी बैंक के नीलामी के माध्यम से खरीदे। तो जब उसका रिजर्व प्राइस था 40 लाख रुपीस, फिर उस वो ईएमडी भरे, फिर वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट किए। उसके बाद वो सिंगल बायर थे, सिंगल बिडर थे, तो कोई कंपटीशन नहीं था। वो एक इंक्रीमेंटल वैल्यू पे उस प्रॉपर्टी को जीत चुके। उसके बाद में उनका वो प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन किए। रजिस्ट्रेशन के बाद वो छोटा मोटा कुछ उनका में एसोसिएशन का कुछ अमाउंट पेंडिंग था, लगभग 3 लाख रुपए। तो वो एसोसिएशन वाले को मिले, उसमें प्राइस के लिए वो नेगोशिएशन किए। फिर उसके बाद वो एसोसिएशन वाले उनको 2 लाख में वो एग्री किए। फिर उसके बाद उसी फ्लैट पे वो कुछ रेनोवेशन किए उनके मर्जी मर्जी के हिसाब से, और उसका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सब कुछ करने में उनको 50 लाख का खर्चा आया है। तो उसके बाद में एक 3 साल के बाद उसी अपार्टमेंट में उनको उनके खुद के बेटे के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदना था। तो वो जैसा प्रॉपर्टी देख रहे थे उसी लोकेलिटी में, तो उनको उसी अपार्टमेंट में एक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के माध्यम से उनको प्रपोजल मिला। तो जब वो 3 साल के बाद खरीदना चाहते हैं, तो उसका जो उनका प्राइस था 80 लाख रुपीस, जो प्राइवेट वाले बेचना चाहते थे उसका प्राइस था 80 लाख। तो वो इमोशनली कनेक्ट हो गए थे कि मतलब उनके बेटे को उसी अपार्टमेंट में उसी उनके साथ में फ्लैट लेना था। तो उन्होंने उसका बात किया। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन और रेनोवेशन सब खर्चा मिला के उनको 90 लाख के आसपास में आया है उनका खर्चा। तो ये इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजन क्यों है? तो जो भी प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट करते हो प्राइवेट से और बैंक नीलामी में, प्राइस का कुछ प्रॉपर्टी में बहुत अंतर होता है। आप जैसा कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आप हर एक प्रॉपर्टी विजिट करो, उसका मार्केट का वैल्यू कितना है सब इंफॉर्मेशन लो। अगर आपको लगता है कि बैंक नीलामी के प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम है, तो तभी आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके उसको खरीदने का प्लानिंग करो।
और अभी मैं आपको बताता हूँ फॉलोइंग आर द 7 स्टेप्स टू बाय प्रॉपर्टीज इन बैंक ऑप्शन। सो अभी देखेंगे हम प्रोसेस क्या है एक्चुअली तो बैंक नीलामी प्रॉपर्टी खरीदने में। तो पहला है रीड द ऑप्शन नोटिस केयरफुली। तो ये एक सैंपल ऑप्शन नोटिस है, हम पिरामिड कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस का लगाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो भी सेल नोटिस पब्लिश करता है उसमें सब चीज मेंशन करता है, जैसा कि उनका डिटेल्स, बैंक का डिटेल्स क्या है और प्रॉपर्टी कहाँ पर है और उसका रिजर्व प्राइस कितना है प्रॉपर्टी का और उसका ईएमडी कितना जमा करना पड़ता है। तो और ऑक्शन कब है, ऑक्शन उसका कब कंडक्ट करा है और सब बिड सबमिशन कौन से दिन में बिड सबमिट कर सकते हो, कौन से टाइम के अंदर कर सकते हो। तो ये सब और कुछ कुछ बैंकर तो उसी में आपको कहाँ पर आपको 10% ईएमडी जमा करना है, सब उसका भी डिटेल्स दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब जो भी उनका वेबसाइट का डिटेल्स भी दिया गया है, तो वहां पर जाके भी आप ये सेल नोटिसेस आप देख सकते हो। और दूसरा स्टेप है इंस्पेक्ट प्रॉपर्टी। अगर सोचो कि आप कुछ प्रॉपर्टी सेल नोटिस के माध्यम से देके तो उस प्रॉपर्टी आपको इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो आप हमारा टीम को कॉल कर सकते हो। वो आपको प्रॉपर्टी के पास में लेके जाएंगे, प्रॉपर्टी बाहर और अंदर वो आपको प्रॉपर्टी सब दिखाएंगे। उसके बाद में वो आपका जिम्मेदारी है कि अगर आप वो फ्लैट है तो वहां का मार्केट रेट सर्वे करना पड़ेगा और उसमें कुछ एसोसिएशन ड्यूज पेंडिंग है, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स है, कुछ इलेक्ट्रिकल बिल पेंडिंग है, वाटर बिल पेंडिंग है, मेंटेनेंस चार्जेस पेंडिंग है। वो सब चीज जब आप इंस्पेक्शन करते हैं वो सर्वे आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। हमारा टीम रहेगा वो आपको सपोर्ट करेगा इस चीजों में, मगर आप इन डेप्थ उसका इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में अगर सोचो कि आप इंस्पेक्शन किए, फिर आपको प्रॉपर्टी पसंद आया है, उसमें कुछ ड्यूस कम ड्यूस है तो आपने डिसाइड किया है खरीदना चाहते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए हमारा टीम को आप कॉल कर सकते हो। वो आपको ब्रांच ब्रांच या जो भी बैंकर है उनके साथ मिलाएंगे, आप उनके साथ बात कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा जैसा कि सेल डीड रहेगा, टाइटल डीड रहेगा, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेशन होगा, एनओसी सर्टिफिकेशन, सब क्लियरली वेरीफाई कर सकते हो। और आप चाहिए तो लीगल एडवाइजर, आपके खुद के जो भी लीगल एडवाइजर रहते हैं उनको दिखा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का जरूरी है तो आप हमें बता सकते हो, हमें बैंक से मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए भी कोशिश करेंगे। तो वो जैसा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें करते हैं आप, उसके बाद ही सब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही आप डिसीजन लो। उसके बाद में मेक फाइनेंसेस रेडी। तो मेक फाइनेंशियल रेडी मतलब जैसा कि बैंक नीलामी के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, तो जैसा कि हमने एक सेल नोटिस दिखाया था आपको, उसका आपको 10% ईएमडी पहले ही भरना पड़ता है बैंक के खाते में। उसके बाद में बैंक आपको अथराइजेशन देगा, अथराइज ऑफिसर रहेगा वो आपको अथराइजेशन देगा कि आप इस ऑप्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद आप ऑप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उसी दिन आप ऑप्शन के दिन आप ऑप्शन जीतते हो तो आपको 15% माने कि 10% और 15% 25% आपको 3 से 4 दिन में बैंक के खाते में जमा करने का जरूरी होता है। और उसके 15 से 30 दिन में 75% अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इसका बोलने का मतलब है जो भी आपके पास 100% अमाउंट रेडी होगा तभी आप बैंक नीलामी ऑप्शन में पार्टिसिपेट करें। और इसका और एक तरीका भी होता है, अगर सोचो आप लोन लेना चाहते हो तो आप बैंक के पास से प्री अप्रूवल लोन भी ले सकते हो। आप
कोई भी बैंक मतलब आपके जो भी नीलामी प्रॉपर्टी के लोन देते हैं उनको आप विजिट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। उसके बाद में प्री अप्रूवल लोन लेके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑप्शन में। और दूसरा स्टेप है कि सबमिट बिड। सबमिट बिड मतलब आप 10% ईएमडी भर चुके हैं, भरने के बाद आप आपको एक बिड फॉर्म दिया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस सेंड किया जाएगा, और आपको बिड फॉर्म टर्म्स एंड कंडीशन फिल करना पड़ेगा, और आपके केवाईसी के साथ में उसको जो भी बैंक के लोकल ब्रांच में जमा करना पड़ेगा, और आप मेल के माध्यम से आप उस बिट फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। और दूसरा है कि पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। तो मतलब आप बिड सबमिट किए, सबमिट करने के बाद बैंक उनके खाते में चेक करता है कि मतलब जो भी आपने ईएमडी भरा है उनके पास वो खाते में जमा हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद वो आपको एथराइजेशन देगा। तो ऑक्शन के दिन आप उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए ई ऑक्शन का टीम होता है, वो आपको कॉल करते हैं, आपको प्रोसेस समझाते हैं कि मतलब ऑनलाइन में आपको कैसा आप बिड सबमिट कर सकते हो, कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हो, पूरा बैंक आपको समझा देगा। फिर उसके बाद में आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप हाईएस्ट बिडर हो तो उसके बाद आप 15% अमाउंट पे करेंगे। फिर बैंक आपको थोड़ा वक्त देगा, तो आप उस अमाउंट 75% भी पूरा जमा करने के बाद एक सेल्स सर्टिफिकेट देगा। सेल्स सर्टिफिकेट आपको ऑफिशियली सेंड करेंगे, जैसा कि अब उसको एक्नॉलेज करेंगे, एथराइज करेंगे आपके साइड से। बैंक डॉक्यूमेंट्स का अरेंज करता है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको अरेंज करता है, और अथराइज्ड ऑफिसर आपके साथ में रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे आएंगे, और आपको पूरा रजिस्ट्रेशन में मतलब वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर करेंगे। आपको फिजिकली प्रॉपर्टी पे लेके जाके वो प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर करेंगे। तो ये है प्राइवेटरी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे वेबसाइट foreclosureindia.com में। अगर आप नीचे लेफ्ट साइड में एक ब्लू कलर का बॉक्स है, वहां पर प्राइवेटरी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। तो वहां जाके आप प्रॉपर्टीज सर्च कर सकते हो, और हमारा वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। तो ये प्राइवेटरी प्रॉपर्टीज का मतलब है जो भी बैंक नीलामी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर सोचो बैंक नीलामी, एक बैंक कुछ प्रॉपर्टी का नीलामी कर रहा है, पहले बार वो ऑप्शन फेल हो रहा है, दूसरे बार ऑप्शन फेल हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को बैंक प्राइवेटरी में भी सेल कर सकता है। ठीक है, जैसा कि वो पहले उस प्रॉपर्टी का मतलब बायर ढूंढते हैं, फिर उसके बाद एक सेल नोटिस में पब्लिश करते हैं डिटेल्स की, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है लखनऊ में, तो इसका हम प्राइवेटरी में सेल करते हैं। तो उसके अगर कोई उसमें बिड डालना चाहता है तो उसमें बिड नहीं डाल सकते हैं। तो अगर जो भी मतलब ऑफर लेटर देता है बैंक को, तो 10% ईएमडी भर देंगे। फिर उसके बाद जैसा सेल नोटिस रिलीज करेंगे, उसके बाद उनको जैसा कि पूरा पेमेंट कर देंगे, उनको प्रॉपर्टी प्राइवेटरी में सेल करा देते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे थ्रू जा सकते हो। हमारे पास लगभग लगभग अराउंड 600 प्रॉपर्टीज है प्राइवेटरी के। आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप सर्च कर सकते हो, उसमें कुछ आपको जरूरी है तो हमारे टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। ये कुछ इन्वेंट्री ऑफ प्रॉपर्टीज अभी अवेलेबल है हमारे साथ, कि मतलब जैसा कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है 392, टाटा कैपिटल लिमिटेड है 32 प्रॉपर्टीज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है 35, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है 98, एडिलोसिस एआरसी है 139, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड है 421, पिरामिल कैपिटल है 26,
करूर वैश्य बैंक के 55, यूग्रो के 148, डीसी बैंक के 178, और इसके छोड़ के हमारे पास दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी प्रॉपर्टीज है। तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज के डिटेल्स यहाँ पर लगाए हैं। तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको हेल्प कर देंगे। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो मैं जैसा देखा कि देखे जाए कि हु विल रजिस्टर द प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि एक बैंक नीलामी प्रॉपर्टी होता है, आपने ईएमडी भर दिया है और पार्टिसिपेट किया है और आपने उस प्रॉपर्टी को खरीद के पूरा 100% अमाउंट बैंक के खाते में जमा कर दिए, तो उसके बाद में बैंक उस डॉक्यूमेंट्स का अरेंज करेगा। फिर उसके बाद बैंक के माध्यम से एक अथराइज्ड ऑफिसर रहेंगे उस प्रॉपर्टी के लिए। माने कि उनके जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं पूरा देश भर में, कुछ कुछ लोकेशन में, हर एक लोकेशन का बैंक का एक अथराइज्ड ऑफिसर रहेगा। वो आएगा और आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाएगा और आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कैन आई परचेज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू ऑक्शन। तो जो भी, जैसा कि हमने बात किया कि प्राइवेट ट्री का और ई ऑक्शन का, जैसा अगर बैंक कुछ प्रॉपर्टी पहले बार ऑक्शन या दूसरे बार ऑक्शन करता है, तो आपको उस प्रॉपर्टी का आप ई ऑक्शन के माध्यम से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ई ऑक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा। अगर कोई बैंक कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि मतलब वो प्राइवेटली में सेल करना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज आप डायरेक्टली मतलब प्राइवेटली में भी खरीद सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन बैंकर विल गिव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मतलब मैं बता रहा था कि मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर आएंगे, आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स जो भी है प्रॉपर्टी के वो रजिस्ट्रेशन के दिन लाएंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको हैंड ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल बैंकर क्लीन द फ्लैट और लैंड बिफोर हैंडिंग ओवर प्रॉपर्टी। तो जो भी आप बैंक के माध्यम से बैंक नीलामी प्रॉपर्टी खरीदते हो, कोई भी बैंकर फ्लैट, अपार्टमेंट्स या लैंड जो भी है ना, वो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। वो वेयर इन एज वेस बेसिस में प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, कि मतलब जैसा वो प्रॉपर्टी सीज करते हैं जैसा वैसा है। मतलब अगर सोचो एक प्रॉपर्टी को फिजिकल हैंडओवर उनके हाथ में आया है, तो उसको ऑक्शन लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जैसा कि 3 महीने, 4 महीने, या मतलब 6 महीने, जितना भी टाइम लग सकता है। तो वो टाइम में जो है ना, थोड़ा फिजिकली फ्लैट का जो कंडीशन है ना थोड़ा खराब हो जाता है, कि मतलब थोड़ा खराब हो जाता है। तो वो जो फ्लैट होता है, बैंक वेयर इन एज बेसिस में सेल नोटिस रिलीज करता है। तो उसका आपका जिम्मेदारी होता है, जो भी आप नीलामी के प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप आपके खुद से आपको क्लीनिंग करना पड़ता है।